हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के बाद इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया है। मतलब ये 2024 के अंदर तीन सबसे बड़ी चीजें हुई हैं एंड 2024 क्रिप्टो के लिए, ये बिटकॉइन के लिए, इथेरियम के लिए इज सुपर सुपर अमेजिंग। अभी तक इतना कुछ हो चुका है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आप इथेरियम को जानते हो, इथेरियम के अंदर इन्वेस्टेड हो या इथेरियम के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेरियम की। बिटकॉइन जो था वो एक डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी नेटवर्क था। इथेरियम ने बोला कि एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन होनी चाहिए। प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन का मतलब है कि भाई बिटकॉइन के अंदर आप मॉनेटरी वैल्यू को भेज सकते हो उस नेटवर्क पे। विटालिक को ये लगा और उसके जो और जो उसके साथ के जो को फाउंडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसी प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन होनी चाहिए जिसके ऊपर हम मॉनेटरी वैल्यू तो भेज ही सके। कल को जो दुनिया की जो एप्लीकेशंस हैं, कल का उबर, कल का सेंट्रल बैंक, कल का एसबीआई, कल का एचडीएफसी बैंक, कल का जोमैटो, कल का एयरबीएनबी, कल की कोई भी एप्लीकेशन जो है, कल को कोई भी गेम जो है, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बननी चाहिए जो कि डिसेंट्रलाइज है। क्योंकि जितनी भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा कि या तो वो एप्पल के स्टोर पे होती है या वो एंड्रॉयड पे होती है, प्ले स्टोर पे होती है। वहां पे वो एप्लीकेशंस गूगल और एप्पल कंट्रोल करते हैं। तो उन एप्लीकेशंस को वो सेंट्रलाइज है। कल को कोई भी एप्लीकेशन उनका मन करता है वो हटा देते हैं। आपको कोई एप्लीकेशन वहां डालनी है तो उनकी अप्रूवल की जरूरत होती है। तो विटालिक का ये ड्रीम था कि एक ऐसी प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन के मॉनेटरी वैल्यू तो हम भेज ही सकें, साथ में उसके ऊपर एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस भी बन सके। क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन डिसेंट्रलाइज रहेंगी तो एक ट्रू सेंस में इनोवेशन जो है वो आएगी। क्योंकि इनोवेशन कभी भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं आती। अगर ट्रू सेंस में आप चाहते हो कि इकोनॉमीज ग्रो करें, इनोवेशन आए, तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए डिसेंट्रलाइज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज एक तरीके का इंटरनेट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, सो ये ड्रीम था विटालिक का। और विटालिक ने जब इस प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन को बनाया तो उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इंट्रोडक्शन हुआ और हमने देखा कि किस तरीके से इथेरियम भी डिसेंट्रलाइज होता चला गया। पहले वो प्रूफ ऑफ वर्क पे था, उसके ऊपर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनने लगी, उसके ऊपर एनएफटीज प्रिंट होने लगी, उसके ऊपर डीफाई की एप्लीकेशंस बनने लगी, उसके ऊपर गेम्स बनने लगी, उसके ऊपर तरह तरह की एप्लीकेशंस बनने लगी। और हमने देखा कि इथेरियम अपने आप में एक बहुत पावरफुल फ्यूचर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जिसके ऊपर कोई भी कहीं से भी दुनिया में इंटरनेट के कनेक्शन से एप्लीकेशन बना सकता है इथेरियम के ऊपर। हमने ये देखा कि टोटल क्रिप्टो मार्केट में अगर बिटकॉइन की सबसे ज्यादा डोमिनेंस रही, चाहे वो 50% की डोमिनेंस रही, अगर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा डोमिनेंस रही तो वो इथेरियम की रही। इथेरियम के अलग अलग नैरेटिव बनते रहे हैं कई सालों से। कई बार इथेरियम को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है, कई लोग इसको फ्यूचर का एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट बोलते हैं, कई लोग इसे बहुत कुछ बोलते हैं। साथ में जो लेटेस्ट जो देखा कि इथेरियम के जो मानने वाले इथेरियम को जो होल्ड करते हैं वो कहते हैं कि इथेरियम, क्योंकि जो लास्ट अपग्रेड के बाद इथेरियम जितना इशू होता है उससे ज्यादा इथेरियम बर्न हो रहा था। तो लोगों ने ये भी बोला कि इथेरियम जो है वो डिफ्लेशनरी हो गया है, बिटकॉइन अभी भी इन्फ्लेशनरी है, अब इथेरियम डिफ्लेशनरी हो गया है। तो इथेरियम जो है वो अल्ट्रासाउंड मनी भी है। मतलब जो बिटकॉइन का स्टोर ऑफ वैल्यू का नैरेटिव है वो इथेरियम के अंदर भी फिट होता है। तो कई लोग उसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी देखते हैं इथेरियम के अंदर कि भाई इसके अंदर पैसे अगर हम स्टोर करते हैं तो कल को अपना इथेरियम जो है वो फ्यूचर में अपनी वैल्यू को रिटेन करेगा। एंड नथिंग रॉन्ग विद दैट, लोगों की अपनी चॉइस है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमने ये देखा कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ और इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया। बिटकॉइन का ईटीएफ, स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होना कोई आश्चर्यचकित बात इसलिए नहीं थी क्योंकि एसईसी भी कंफर्टेबल लग रहा था। एसईसी पहले ही बोल रहा था कि बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है वो कमोडिटी है, बिटकॉइन और कमोडिटी की श्रेणी में आता है। तो बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होता हुआ नजर आ रहा था, लग रहा था कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो जाएगा। और अल्टीमेटली वो अप्रूव भी हुआ क्योंकि एसईसी भी कंफर्टेबल था। बिटकॉइन को माना जाता था कि कमोडिटी है, लेकिन एसईसी का सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो ये था इथेरियम को लेके। क्योंकि उसका ये कहना था कि इथेरियम जो है वो प्री माइन हुआ था, इथेरियम का आईसीओ हुआ था, इथेरियम के अंदर वीसी थे, इथेरियम की फंडिंग हुई थी और इथेरियम जो है उसके अंदर फाउंडर्स थे। इथेरियम एक तरीके की सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी होती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, मेटा, एनवीडिया, आपने कंपनीज होती हैं जो शेयर कैपिटल होता है, शेयर्स इशू करती हैं। सिमिलरली
इथेरियम भी एक तरीके की सिक्योरिटी थी, जहां पे पैसा रेस किया गया था, इन्वेस्टर्स को बोला गया था कि तुम हमें पैसा दो, फ्यूचर में हम इस पे काम करेंगे और फ्यूचर में तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो वहाँ यूएस में हार्वे टेस्ट होता है, तो एसईसी ने बोला था कि हार्वे टेस्ट के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो इथेरियम एक सिक्योरिटी है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि इथेरियम की जो स्पॉट ईटीएफ की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होगी। बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ एप्लीकेशन सब ब्लैक रॉक ने अनाउंस किया था, तो लगा था कि अब तो अप्रूव होगा। इथेरियम के लिए ऐसा नहीं लग रहा था। माना यह जा रहा था कि जो लास्ट डेडलाइन आ रही है मई के अंदर, इथेरियम का जो स्पॉट ईटीएफ है वो रिजेक्ट होना ही होना है। लेकिन ये जो साल है ये प्रेसिडेंट का भी साल है, वहां पे प्रेसिडेंट चूज होना है यूएस के अंदर। और हमने ये देखा कि इधर से आया ट्रंप ने क्या करा, वो उसने एक डोनेशन क्रिप्टो में लेना शुरू किया। डोनेशन से पहले उसने आज से 1-1.5 साल पहले इथेरियम के ऊपर एनएफटी की कलेक्शन लॉन्च करी। एनएफटीज ने उसको मिलियनर, उसको पैसे की जरूरत नहीं है लेकिन उसकी एनएफटीज बहुत मिलियंस में बिकी। फिर उसने एक और कलेक्शन करी, फिर उसने एक और कलेक्शन लॉन्च करी। क्रिप्टो के बारे में वो बोलने लगा, स्टेबल कॉइन के बारे में बोलने लगा, वो क्रिप्टो के लिए कंफर्टेबल होने लगा वो। और अल्टीमेटली उसने लास्ट में एक डोनेशन का पेज लॉन्च कर दिया। और आज यूएस के अंदर 20% पॉपुलेशन ने या तो क्रिप्टो को खरीदा है, क्रिप्टो को बाय किया या क्रिप्टो में ट्रेड किया है। और वहां पे जो 260 मिलियन जो एडल्ट्स हैं उसके 15 से 16% लोगों ने इथेरियम को या क्रिप्टो के अंदर उन्होंने ट्रेड किया या होल्ड किया। आप सोच सकते हो किसी देश की 20% जनता अगर क्रिप्टो में ट्रेड कर रही है या रख रही है या यूज कर रही है, तो सोचिए वहां पे कितनी बड़ी जनता जो है वो वोटिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। बाइडन की सरकार को, बाइडन क्रिप्टो के बिल्कुल अगेंस्ट था, इधर से ट्रंप क्रिप्टो के बिल्कुल फेवर में हो गया। बाइडन को इनपुट मिलने लगे हर जगह से कि भैया तुम इलेक्शन हार रहे हो, क्रिप्टो की जितनी जनता है वो ट्रंप को वोट करने जा रही है, भैया अपना स्टांस चेंज करो। गैरी गेंसलर को सुनाया गया है, गैरी गेंसलर को बोला गया इज्जत की नौकरी से निकल जाना भैया, और गैरी गेंसलर को टाइट किया गया। गैरी गेंसलर को क्योंकि जितने जल्दी उसने इथेरियम का ETF अप्रूव किया है, ये एक रिकॉर्ड टाइम में अप्रूव हुआ है। इतने तो मतलब आज से पहले यूएस के अंदर इतनी जल्दी कभी डिसीजन नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर था। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर छोड़िए, जब क्रिप्टो बिल जो है वो वहां पे कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स लाइक के बीजेपी, कांग्रेस और सपा और ममता बनर्जी सब इकट्ठे हो जाएं और एक बिल पे एक मतों के अगर उसको अप्रूव कर दें, तो सोचिए यूएस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। क्रिप्टो बिल जो है उसको डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने भारी मतों से वोट करके उसे पास किया। बाइडन ने बोला अगर मेरे पास आएगा तो मैं वीटो नहीं करूंगा, मतलब रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं भी पास कर दूंगा। इधर से बाइडन ने गैरी गेंसलर को बोला कि भैया इथेरियम का ETF अप्रूव कर दो। इथेरियम का ETF अप्रूव होते जनता में एक मैसेज जाएगा कि बाइडन सरकार भी क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं है, क्रिप्टो के फेवर में है। ये तो एक कदम और आगे चले गए, इन्होंने क्रिप्टो बिल भी अप्रूव कर दिया। बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। अमेरिका का अगला प्रधानमंत्री क्रिप्टो इंडस्ट्री डिसाइड कर रही है। और सोचिए कि इंडिया के अंदर अभी तक हम ये भी फिगर आउट नहीं कर पाए हैं कि क्रिप्टो का असली रेगुलेटर कौन होना चाहिए, सेबी होनी चाहिए या आरबीआई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इथेरियम के फाउंडर्स के, इथेरियम को जो ओन करते हैं, इथेरियम जिनके पास है, उनके लिए इसका क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक बात को समझिए। इथेरियम को एक लेजिटिमेसी मिल गई, एक तरीके से एक स्टैंप लग गई। जैसे बिटकॉइन को जब स्टैंप लगी थी, जब एसईसी ने एक तरीके से जब बिटकॉइन का स्पॉट ETF जब अप्रूव किया था, तो इस तरीके से अब इथेरियम का स्पॉट ETF भी अप्रूव होने के बाद एक तरीके से लेजिटिमेसी मिलती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितना उन्होंने बिटकॉइन में जैसे इंटरेस्ट दिखाया, एकदम इन्वेस्ट किया। 953 फाइनेंशियल फर्म्स ने पिछले 3 महीने में 953 नई फाइनेंशियल फर्म्स, प्रोफेशनल फर्म्स ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। वही सारी फर्म्स जो हैं, अब इथेरियम भी उनके पास ऑप्शन आ गया। जो बाइनेंस और क्रैकन और कॉइनबेस और इन एक्सचेंजेस से इथेरियम और बिटकॉइन नहीं लेना चाहती थी, वो अब ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती हैं। सिमिलरली वो इथेरियम के अंदर भी, पहले बिटकॉइन में उन्होंने इन्वेस्ट किया, अब इथेरियम के अंदर भी वो इन्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियल फर्म्स। उसके बाद इथेरियम के अराउंड जो है एक कंफर्ट बढ़ेगा। जो एप्लीकेशन जैसे Amazon, गूगल पे और बाकी जगह पे बनाते थे, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस वहां बन रही थी, उनको लगेगा कि इथेरियम को अब लेजिटिमेसी मिल गई। अब मुझे नेक्स्ट फ्यूचर एप्लीकेशन जो है वो इथेरियम पे बिल्ड करनी चाहिए। कल को हो सकता है Amazon, कल को हो सकता है गूगल, कल को हो सकता है मेटा ये अनाउंस कर दें कि उनकी फ्यूचर की एप्लीकेशन अब इथेरियम पे बिल्ड होगी। इसको करने के बाद काफी सारी कंट्रीज हो सकती है अपना स्टेबल कॉइन इथेरियम के ऊपर लॉन्च कर दें, क्योंकि इथेरियम को अब लेजिटिमेसी मिल गई, इथेरियम को एक स्टैंप मिल गई, इथेरियम को एक
एक सीरियसनेस मिलेगी, इथेरियम को एक बैकिंग मिलेगी। अब काफी सारी आपको स्टेबल कॉइन उसके ऊपर लॉन्च होते दिखेंगे, काफी सारी कंट्रीज अपनी स्टेबल कॉइन इथेरियम पे लॉन्च करेंगी। काफी सारा जो बॉन्ड मार्केट है, जो टोकनाइजेशन है, जो शेयर मार्केट है, उसकी जो टोकन्स है, जो टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स है, उसमें बहुत ज्यादा तेजी आएगी। इथेरियम का यूज केस बढ़ेगा, इथेरियम के ऊपर एक्टिविटी बढ़ेगी, और जब इथेरियम के ऊपर एक्टिविटी बढ़ती है तो इथेरियम की एक्टिविटी बढ़ने से इथेरियम के जो बर्न होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, और इथेरियम फिर डिफ्लेशनरी होगा। इथेरियम अगर ज्यादा बर्न होगा अपनी सप्लाई से, इथेरियम की दिन में हर दिन एक सप्लाई बढ़ती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर बर्न होता है अगर, तो इससे होगा क्या कि इथेरियम डिफ्लेशनरी होगा, और डिफ्लेशनरी होगा तो इथेरियम का डिफ्लेशनरी का मतलब है कि फिर कल को लोग ये भी बोलेंगे कि भैया अब इथेरियम मार्केट में सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो इसका प्राइस एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी वो यूज करने की कोशिश करेंगे, और अल्ट्रासाउंड मनी का उसे नैरेटिव देने की कोशिश करेंगे, विच आई समवेयर आई डोंट अग्री, बिकॉज अल्ट्रासाउंड मनी सिर्फ बिटकॉइन है, बट पीपल ट्राई टू मेक इथेरियम एज अल्ट्रासाउंड मनी, उस नैरेटिव को भी सेल करने की कोशिश करेंगे। तो इथेरियम को एक तरीके से इथेरियम के अंदर क्या, अब अगला सवाल ये कि क्या बिटकॉइन जैसी सक्सेस मिलेगी? मेरा यहाँ पे पर्सनल टेक आप सुन लो, ये वीडियो का समराइजेशन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपके पास इथेरियम है। देखो भाई, बिटकॉइन के अंदर क्या है कि सप्लाई उसकी लिमिटेड है। बिटकॉइन के स्पॉट टीटीएफ और इथेरियम के स्पॉट टीटीएफ से कोई इथेरियम के और बिटकॉइन के स्ट्रक्चरल कोई चेंज नहीं हुआ है। बिटकॉइन बिटकॉइन ही रहेगा, इथेरियम इथेरियम ही रहेगा। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो हमें पता है कि एक लिमिटेड है, ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन ही एग्जिस्टेंस में आएंगे, उसमें से काफी सारे लॉस्ट हो चुके हैं, तो एक्चुअल सप्लाई तो और भी बहुत कम है। लेकिन इथेरियम के लिए ऐसा नहीं है, इथेरियम की कोई सप्लाई कैप्ड नहीं है। इथेरियम की सप्लाई कई बार उसके इशुएंस रेट जो है वो बर्न रेट से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इथेरियम की जो सप्लाई है वो कई बार परमानेंटली बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेशनरी रहती है। तो कोई ये कह नहीं सकता कि इथेरियम की सप्लाई क्या डिफ्लेशनरी कब तक रहेगी, जैसे आजकल वो इन्फ्लेशनरी थी, जब तक इसके ऊपर एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तब तक वो इन्फ्लेशनरी ही रहेगी, राइट। तो इस कारण से कोई भी फॉर्म ऑफ मनी अगर वो स्केर्स नहीं है, अगर वो लिमिटेड नहीं है, हमने देखा है कि उसकी सप्लाई जो है अगर उसकी कंटिन्यूसली होती रहती है, इन्फ्लेशनरी रहती है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू। और अभी तक क्रिप्टो के अंदर ये देखे गया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने रिस्क को हेज करने के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटायरमेंट फंड्स, बिटकॉइन अपनी वैल्यू को अच्छा होल्ड करता है। हमने देखा है कि बीटीसी और इथेरियम की अगर आप रेशियो को देखोगे तो बीटीसी ने इथेरियम को कई गुना ज्यादा आउट परफॉर्म किया है वो, और इथेरियम मैच नहीं कर पाया है बिटकॉइन की ग्रोथ को। बट ईटीएफ आने के बाद हो सकता है ये चेंज हो डायनामिक्स। फिर भी मैं समरी ये देता हूं कि जितना इंटरेस्ट आपने बिटकॉइन के अंदर देखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, 15 से 20% जो है वो इथेरियम में ड्रॉप करेगा। ऐसा नहीं होगा कि बिटकॉइन का जितना इंटरेस्ट हमने देखा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वो सारा का सारा उतना ही लेवल का इंटरेस्ट आप इथेरियम में देखोगे। ऐसा नहीं होने वाला है। इथेरियम के अंदर जितना टोटल इंटरेस्ट बिटकॉइन के अंदर है उसका 15 से 20%, मैक्सिमम 25%, 1/4 इंटरेस्ट आप इथेरियम में देखोगे। और अगर 1/4 इंटरेस्ट भी अगर आप इथेरियम में देखोगे तो डेफिनेटली इथेरियम के लिए बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि अगर बिलियंस में अगर बिटकॉइन के अंदर अगर पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का गिरा है तो उसका 25% आप लगा लो कि इथेरियम में आएगा, तो इथेरियम के लिए इट इज अ मच मोर बुलिश न्यूज। काफी सारे लोग कहते हैं कि इथेरियम का ईटीएफ का मतलब ये कि इथेरियम शुड क्रॉस $10,000, विच आई डोंट नो, एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट बहुत सारे जो इथेरियम के मैक्सिस हैं बड़े बड़े, उनका ये मानना है। सो ये है इथेरियम की कहानी। लेकिन ऑल एंड ऑल अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के ईटीएफ अप्रूव होंगे। प्लीज ऐसे भ्रम में मत रहना, इथेरियम का और बिटकॉइन का सीन अलग है। हो सकता है कल को सुलाना का ईटीएफ और इन ईटीएफ को ब्लैक रॉक पिच करना शुरू कर दे, बट आई थिंक इट इज वे टू अर्ली टू प्रेडिक्ट दैट, बिकॉज अभी इथेरियम का ईटीएफ आएगा, कैसा परफॉर्म करता है, कितनी उसकी एक्सेप्टेंस है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। क्योंकि इथेरियम का ईटीएफ तब आया जब बिटकॉइन के ईटीएफ आने के बाद उसकी सक्सेस देखी, तो अब इथेरियम के ईटीएफ की सक्सेसफुल देखने के बाद ही कंपनीज डिसाइड करेंगी, ब्लैक रॉक या फिडेलिटी के, हमें सुलाना का ईटीएफ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो आज की जो समराइजेशन है, मतलब आप मेरे इस इस पर्सपेक्टिव को देख सकते हो कि आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज
हमने उस चीज को देखा है कि जब बिटकॉइन को और इथेरियम को लोग एक तरीके से समझ नहीं पाते थे, पॉन्जी कहते थे, और आज ये फ्यूचर है, और आज किस तरीके से इनके अराउंड जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और ये ईटीएफ्स अप्रूव हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हार्टनिंग न्यूज कि लोगों को जब ये पॉन्जी लगता था शुरुआती दिनों में कि जब इथेरियम 2016-17 में, तो आज इथेरियम के ईटीएफ्स अप्रूव हो रहे हैं, तो इस जर्नी को देखना अपने आप में बड़ी ओवरवेलमिंग फीलिंग है। जो लोग पुराने हैं, जो 2017 से देख रहे हैं इस इकोसिस्टम को, सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी न्यूज, वेरी हार्टनिंग न्यूज। एंड इस वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दी होगी, दिए कि नहीं है उसको कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया ना भाई तो प्लीज शेयर करके बताना। एंड प्रणव कहाँ हो यार? खैर प्रणव बहुत खुश है। अगर आपने वेब3 की दुनिया में देखा होगा, प्रणव छलांगे मार रहा है, और प्रणव के साथ डेफिनेटली एक वीडियो लाइव करेंगे और उसमें विल सेलिब्रेट। Till then, thank you very much guys, thank you very much. Okay, bye, take care.